मैं डॉक्टर एस तिवारी गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा छत्तीसगढ़ से आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं एवं श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आंग्ल सिख संबंध के विषय में हम विचार कर रहे थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के विषय में आज हम बात करेंगे, जो 1845-46 में हुआ था। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना में हम देख लेंगे किस प्रकार से युद्ध की परिस्थितियां आई थीं। फिर युद्ध के कौन से प्रमुख कारण थे जो जिम्मेदार थे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के लिए, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पश्चात युद्ध की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख युद्ध 5 स्थलों पर हुए थे, उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके पश्चात युद्ध के क्या सामान्य परिणाम हुए, सिखों की किस प्रकार से पराजय हुई, इस पर चर्चा करेंगे। और परिणाम स्वरूप जो संधि हुई थी, लाहौर की संधि और उसके बाद भैरोवाल की संधि, इस पर विचार करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46। प्रोफेसर LP शर्मा लिखते हैं, रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों का उत्थान उस तारे के समान था जो आकाश में एक बार चमककर तुरंत छिप जाता है। उसकी मृत्यु के अवसर पर सिख अपनी शक्ति की चरम सीमा पर थे। जैसा कि J.H. गार्डन ने लिखा है, उसके पश्चात वह फूट गया जिससे तेज परंतु समाप्त होने वाली चिंगारियां निकलीं। रणजीत सिंह की मृत्यु के 10 वर्ष के पश्चात ही सिख राज्य छिन्न भिन्न हो गया। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात ही पंजाब में गृह कलह व्याप्त हो गया। रणजीत सिंह का अयोग्य पुत्र खड्ग सिंह राजा बना और पंजाब में षड्यंत्रों का दौर प्रारंभ हुआ। उत्तराधिकार हेतु संघर्ष शुरू हो गए। खड्ग सिंह, फिर उसके पश्चात उसका पुत्र नौनिहाल सिंह, जो खड्ग सिंह की मृत्यु के दिन ही मारा गया, माना जाता है कि षड्यंत्र में मारा गया था। फिर शेर सिंह, फिर दिलीप सिंह जो अल्पवयस्क था, और उसकी माता जिंदन जो उसकी संरक्षिका थी, क्रमशः शासक बने। दिलीप सिंह अल्पवयस्क था, सत्ता रानी जिंदन के हाथ में थी। शासकों की अयोग्यता के कारण सेना की शक्ति में वृद्धि हो गई। सेना ने अपने खालसा पंथ का पंचायत बना लिया था, खालसा पंचायत उसको कहा गया, और सारे निर्णय इनके द्वारा ही लिया जाने लगा था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि शासकों के द्वारा, पंजाब के शासकों के द्वारा, रानी जिंदन और उनके सहयोगियों के द्वारा जानबूझकर अंग्रेजों के साथ युद्ध की स्थिति उत्पन्न की गई, ताकि सेना का संघर्ष, सिख सेना का संघर्ष अंग्रेजों के साथ हो। यदि वे पराजित होकर अपनी शक्ति कम कर लें तो भी ठीक, और यदि वे विजयी हो जाएं तो विजयी हो जाने के कारण युद्ध में संलग्न हो जाएंगे, उनका ध्यान युद्ध की ओर केंद्रित हो जाएगा और शासन की ओर से हट जाएगा। इस तरह का इनका विश्वास था। इसलिए पंजाब के शासक, जो उस समय रानी जिंदन और उनके सहयोगी थे, उन्होंने ऐसा प्रयास किया, ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों से युद्ध हो जाए। उत्तराधिकार संघर्ष में पंजाब के उत्तराधिकारियों के द्वारा अंग्रेजों से संपर्क किया गया और इसका भरपूर लाभ अंग्रेजों ने उठाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से पंजाब में अपनी विजय दिखने लगी थी। पंजाब की विजय की योजना तैयार की जाने लगी। एक तरफ अंग्रेज पंजाब के सिख और डोगरा सरदारों में फूट डाल रहे थे और लालच देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास कर रहे थे, तथा दूसरी ओर सैनिक तैयारियों में भी संलग्न थे। लॉर्ड एलनबरो के द्वारा सतलज नदी पर पुल बनाया गया ताकि नदी पार कर पंजाब पर आक्रमण किया जा सके। सिखों के कट्टर शत्रु मेजर ब्रॉडफुट को राजनैतिक प्रतिनिधि बनाकर पंजाब भेजा गया ताकि वह सिखों में फूट डाल सके और सिख सेना को स्वतः अंग्रेजों पर आक्रमण की प्रेरणा दे सके। ब्रॉडफुट यह करने में सफल हुआ। तेज सिंह और गुलाब सिंह को सेना लेकर आगे बढ़ने हेतु उसी ने प्रेरित किया था, जिसके कारण सिख सेना सतलज नदी को पार करती है। तो इस तरह की परिस्थितियां पंजाब में बन रही थी। युद्ध के कारणों पर विचार करेंगे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के कारण इस प्रकार थे। सिख सेना की शक्ति में वृद्धि, रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात दरबार के षड्यंत्रों के कारण
अनेक हत्याएं हुई, अनेक षड्यंत्र हुए। कमज़ोर शासक थे, बुद्धिमान नहीं थे, शक्तिशाली नहीं थे, षड्यंत्रों में ही उनका दिमाग लगा रहा। इसके कारण धीरे धीरे सिख सेना ने अपनी शक्ति में वृद्धि कर ली थी और इसी के कारण उससे शासक वर्ग ने ईर्ष्या करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि वो शक्तिशाली हो गए थे और स्वयं निर्णय लेने लगे थे। रानी जिंदन की कूटनीति, रानी जिंदन, लाल सिंह, गुलाब सिंह और तेज सिंह ने मिलकर सिख सेना को अंग्रेजों के साथ युद्ध के लिए भड़काना प्रारंभ किया, क्योंकि यह सभी सिख सेना की बढ़ती हुई शक्ति से ईर्ष्या का भाव रखते थे तथा उसे नियंत्रित करना चाहते थे। उनका मानना था कि सेना यदि जीत जाती है तो उसका ध्यान राज्य के आंतरिक मामलों से हट जाएगा और राज्य विस्तार की ओर चला जाएगा। यदि सेना हार जाती है तो भी उसकी शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए इन्होंने ही स्वयं सेना को प्रेरित किया युद्ध में शामिल होने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। पंजाब की अराजकता एवं अव्यवस्था। रणजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकार के युद्ध और संघर्ष में पंजाब में अराजकता एवं अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। सिख एवं डोगरा सरदारों में परस्पर मतभेद एवं प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई। अनेक हत्याएं एवं षड्यंत्र हुए। इसका लाभ अंग्रेजों ने उठाना प्रारंभ किया तथा पंजाब की राजनीति में उनका हस्तक्षेप बढ़ गया। इस तरह से पंजाब में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई और इसी का लाभ अंग्रेजों ने उठाया था और युद्ध सिखों के साथ किया था। अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। लंबे समय से अंग्रेज इसकी प्रतीक्षा में थे कि पंजाब में हस्तक्षेप का अवसर प्राप्त हो। महाराजा रणजीत सिंह के चलते उनको यह अवसर प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु के साथ ही यह अवसर उन्हें प्राप्त हो गया। आर्सबर्न ने लिखा कि हमें रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब को तुरंत जीत देना चाहिए और सिंध को अपनी सीमा बना लेना चाहिए। कंपनी तो बड़े बड़े ऊँटों को खा चुकी है, इस मच्छर की तो क्या बात है, क्या बिसात है इसकी। इस तरह उसने लिखा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा थी और लगातार यह बात स्पष्ट भी थी। अंग्रेज़ों की गतिविधियां केवल महाराजा रणजीत सिंह के कारण थीं, रुकी हुई थीं। चाहते थे वो महाराजा रणजीत सिंह को भी थे कि उनकी पराजय हो जाए, किसी तरीके से उनके राज्य में विद्रोह हो जाए। उन्होंने बहावियों को खूब प्रोत्साहन दिया था ताकि वो रणजीत सिंह को कमज़ोर रखें। कोई कमी अंग्रेज़ों ने नहीं छोड़ी थी, लेकिन वे भी जानते थे कि महाराजा रणजीत सिंह शक्तिशाली हैं और अनावश्यक रूप से उनसे युद्ध करना उचित नहीं है। इस कारण से युद्ध रुका हुआ था, किंतु अब जाकर उनको अवसर मिल गया था महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात। अंग्रेज़ों की सैन्य गतिविधियाँ। अंग्रेज़ों के द्वारा पंजाब राज्य के समीप सैनिक गतिविधियों में वृद्धि कर दी गई थी तथा सैनिक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई थी। कैथल के सिख राज्य पर अधिकार कर लिया गया था। लुधियाना, करनाल और फिरोजपुर में अंग्रेजी सेना एवं तोप सहित सैन्य सामग्री का एकत्रीकरण किया गया था। रसद संग्रहित कर ली गई थी। सतलज नदी पार करने हेतु मुंबई से नाव फिरोजपुर मंगवा ली गई थी। सीमा पर छोटे झगड़े रोज किए होने लगे थे ताकि सिख उत्तेजित हो जाएं। सिख अधिकारियों का अंग्रेजों के द्वारा लगातार अपमान हो रहा था। अपनी सैनिक तैयारी को छिपाने का कोई प्रयास अंग्रेज नहीं कर रहे थे। स्पष्ट रूप से वो दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि वो आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं और वस्तुतः कर भी रहे थे, लेकिन उकसावे की कार्यवाही ज़्यादा थी, इसलिए ताकि सिख भड़क कर स्वयं आक्रमण कर दें और आक्रमण करने या मित्रता को तोड़ने का दोष सिखों को दिया जा सके, और यही उन्होंने किया। अंग्रेजों की इन गतिविधियों से सिख आशंकित थे। उन्हें ऐसा आभास लगातार होने लगा था कि अंग्रेज आक्रमण करने में लगे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने भी सैनिक तैयारी की और अंततः सतलज नदी को पार किया। यद्यपि सीधा आक्रमण अंग्रेजों पर नहीं किया गया। तत्कालिक कारण देख लेते हैं। सिख सेनापति तेज सिंह गुलाब सिंह को सेना लेकर अंग्रेजों की ओर बढ़ने के लिए मेजर ब्रॉडफुट ने जो प्रयास उसके लिए किया था उसमें उसको सफलता मिल गई। सिख सेना के भीतर यह भय उत्पन्न करने में मेजर ब्रॉडफुट सफल रहा कि अंग्रेज कभी भी उन पर आक्रमण कर सकते हैं। इस कारण सामरिक लाभ हेतु सिखों को अंग्रेजों पर पहले आक्रमण कर देना चाहिए, इसकी उसने प्रेरणा दी थी। इस कारण खालसा पंचायत, जो सेना की पंचायत थी, ने अंग्रेजों पर आक्रमण करने का प्रस्ताव पारित किया। वस्तुतः स्वयं अंग्रेज ये चाहते थे कि सिख सेना उन पर आक्रमण करे और तैयारी में थे। 13 दिसंबर 1845 को खालसा सेना ने
सतलज नदी को पार किया और तत्कालीन गवर्नर जनरल के द्वारा भी युद्ध की घोषणा कर दी गई, जैसे वो प्रतीक्षा में ही थे कि सिखों की ओर से कोई गतिविधि हो और वो युद्ध करें। युद्ध की घटनाएं देखेंगे। पहला था मुद्दकी का युद्ध। मुद्दकी नाम के स्थान पर 18 दिसंबर 1845 को युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिखों को पराजय का सामना करना पड़ा। सिखों का सेनापति लाल सिंह अंग्रेजों से गुप्त रूप से मिल चुका था, लगातार पत्र व्यवहार कर रहा था, सिखों की पूरी योजना अंग्रेजों तक पहुंचा दे रहा था और स्वयं युद्ध नहीं कर रहा था। ऐन वक्त में ये सेनापति अपने तोपखाने और अपने सैनिकों को लेकर हट जाया करते थे। इस तरह से इस कारण से विश्वासघात के कारण मुद्दकी के युद्ध में सिखों की पराजय हुई थी। फिरोज शाह का युद्ध। मुद्दकी के युद्ध के पश्चात 31 दिसंबर को फिरोज शाह नामक स्थान पर दूसरा युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी सिखों को पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में भी लाल सिंह और तेज सिंह ने विश्वासघात किया और अंग्रेजों का साथ दिया, अपनी सेना लेकर युद्ध से अलग हट गए। इस तरह से लगातार इन सेनापतियों के द्वारा विश्वासघात अपने ही सिख सैनिकों के साथ किया गया, जिसके कारण उनको सफलता मिली। बुधवाल का युद्ध 21 जनवरी 1846 को रणजोत सिंह मजीठिया के नेतृत्व में सिख सेना ने अंग्रेजों को बुधवाल नाम के स्थान पर परास्त कर दिया। क्योंकि इसमें तेज सिंह और लाल सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं रही थी, इस कारण से बुधवाल के युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए। इससे प्रमाणित हो जाता है कि यदि सिख सेना एक होती तो निश्चित रूप से अंग्रेजों को पराजित कर सकती थी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अगला युद्ध हुआ, चौथा युद्ध, अलीवाल का युद्ध। 28 जनवरी को अलीवाल नाम के स्थान पर अंग्रेजों और सिखों के बीच हुए युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। सिख सेनापति का पूर्ववत विश्वासघात चलता रहा। तेज सिंह और लाल सिंह ने विश्वासघात किया, सारी योजना अंग्रेजों तक पहुंचाते रहे। अंतिम युद्ध हुआ था सोबराव या सुबराव का युद्ध। अंतिम और निर्णायक युद्ध 10 फरवरी 1846 को सोबराव नामक स्थान पर हुआ। उसमें सिखों की अंतिम पराजय हुई। सिख सेनापतियों ने विश्वासघात किया और इस कारण से ही उनको पराजित होना पड़ा। इस बात तो विश्वासघात और भी ज़्यादा बढ़ा। न केवल ये अलग हुए, बल्कि जो सेना के बचकर भागने के लिए जो पुल था या वहाँ तक सहायता पहुँचाने के लिए जो पुल की तरह नावों को बनाकर बांध कर रखा गया था, उसको भी तोड़ दिया गया और इस कारण से बड़ी संख्या में सिख सैनिक डूबकर पानी में मारे गए। तो इस तरह से बड़ा विश्वासघात इन्होंने किया। 13 फरवरी को अंग्रेजों ने सतलज नदी को पार किया और 20 फरवरी को लाहौर पर अधिकार स्थापित कर लिया। इस तरह से सिखों ने, जो सेनापति थे विश्वासघाती, उनके कारण अपने ही देश को पराजय के मुंह में ढकेल दिया। लाहौर की संधि हुई 9 मार्च 1846 को। पहली शर्त थी सतलज नदी के पूर्व का संपूर्ण प्रदेश और जालंधर, दोआब तथा हजारी का प्रदेश अंग्रेजों को प्राप्त हुए। दिलीप सिंह ने व्यास और सतलज नदी के बीच की भूमि के सभी दुर्गों, पर्वतों और भूभाग से अपना अधिकार हटा लिया। अल्पवयस्क दिलीप सिंह को सिखों का महाराजा, उनकी माता झिंदन को उनकी संरक्षिका तथा लाल सिंह को प्रधानमंत्री माना गया, स्वीकार किया गया। युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 1,50,00,000 रुपए देना निश्चित हुआ। राजकोष में मात्र 50 लाख रुपए होने के कारण वह दे दिया गया। शेष 1 करोड़ धन के बदले कश्मीर तथा व्यास व सिंधु नदी का पहाड़ी प्रदेश अंग्रेजों को दिया गया। अंग्रेजों ने कश्मीर, सिंध और व्यास के बीच का भूभाग 1 करोड़ में गुलाब सिंह को बेच दिया। बाद में रियायत करके जो राशि थी 1 करोड़ लेना था, उसके बदले 75 लाख रुपए लेना स्वीकार किया था अंग्रेजों ने। विद्रोही सैनिक हटा दिए गए। सिख सैनिकों की संख्या घटाकर 12,000 अश्वारोही तक सीमित कर दी गई। 25 बटालियन पैदल सैनिक, लगभग 20,000 के आसपास की सेना थी। 6 सिखों द्वारा छठी बात थी, शर्त थी, सिखों द्वारा प्रयुक्त सभी छोटी बड़ी तोपें अंग्रेजों को सौंप दी गई। तोप विहीन हो गई सिख सेना। अंग्रेज सैनिकों को पंजाब से होकर गुजरने की आज्ञा दे दी गई। सिखों ने किसी भी यूरोपीय अथवा अमेरिकन को अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना अपने यहाँ शरण अथवा नौकरी न देने का वचन देना पड़ा या दिया गया। अंग्रेजों ने सिख राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया, जो वस्तुतः झूठा था,
हस्तक्षेप करने के लिए ही रेजिडेंट वो रख रहे थे, किंतु ये झूठे वचन लगातार अंग्रेजों के द्वारा हर संधि में दिए जाते थे, जबकि उसका पालन कभी नहीं करते थे। दिलीप सिंह की रक्षा के लिए एक अंग्रेज सेना पंजाब में रखी गई, जो 1846 ईस्वी के अंत तक वहाँ रहेगी, ऐसा तय किया गया। लाहौर में हेनरी लॉरेंस अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया। इस संधि के तत्काल बाद फिर से एक संधि की आवश्यकता पड़ गई। लाहौर की संधि 1846 के अनुसार कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया गया था, किंतु सिखों को यह स्वीकार नहीं हुआ। इसलिए मंत्री लाल सिंह ने कश्मीर में विद्रोह को प्रेरित किया। वहाँ पर विद्रोह हो गया। यद्यपि विद्रोह का दमन किया गया था, परंतु अंग्रेजों ने इस अवसर का भी लाभ उठाया और महाराजा दिलीप सिंह को बाध्य किया कि वह लाल सिंह को मंत्री के पद से पृथक कर दे। मंत्री पद से हटा दिया गया लाल सिंह और नवीन संधि करे। मजबूर होकर 16 दिसंबर 1846 को लाहौर दरबार और अंग्रेजों के बीच, यानी दिलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच भैरोवाल की संधि हुई, जिसमें कुछ नई शर्तें जोड़ी गई। वो इस प्रकार थी: राज्य की शासन व्यवस्था के संचालन हेतु अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों की परिषद का निर्माण किया गया। यह व्यवस्था 1854 तक, जब तक कि दिलीप सिंह वयस्क न हो जाए तब तक के लिए की गई, और इससे रानी झिंदन को जो संरक्षिका का पद प्राप्त था, उस पद से उनको हटा दिया गया और संरक्षण किसको दिया गया? वो था 8 सिख सरदारों के परिषद को। लेकिन अध्यक्ष कौन होता था? अंग्रेज रेजिडेंट। इस तरह से हेनरी लॉरेंस, जो अंग्रेज रेजिडेंट था, उसकी अध्यक्षता में परिषद बनाया गया। यानी अंग्रेजों ने एक तरह से पूरी तरह से शासन को अपने नियंत्रण में ले लिया, उसकी अध्यक्षता में दिया गया। इस तरह से पूर्ण नियंत्रण यहाँ पर स्थापित किया गया। लाहौर में एक स्थायी अंग्रेज सेना रखी गई और बड़ी सेना थी। इसके व्यय हेतु लाहौर दरबार से 22 लाख रुपए प्रतिवर्ष लेना निश्चित कर दिया गया। तो विद्रोह की कोई आशंका न रहे, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई ताकि पंजाब पूरी तरह से उनके नियंत्रण में रहे। नाम मात्र के लिए शासन दिलीप सिंह को दिया गया। रानी झिंदन को 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष दे करके पेंशन दे दिया गया और इस तरह से उनको राजनीति से अलग किया गया, क्योंकि ये माना गया कि षड्यंत्रकारी महिला है, और वास्तव में षड्यंत्रकारी थी भी, किंतु फिर भी उनका एक सम्मान पंजाब में अवश्य था। आगे चल के हम देखेंगे कि किस प्रकार से द्वितीय युद्ध हुआ था। उस समय रानी झिंदन को अपमानित किया गया था, चुनार के दुर्ग में उनको भेज दिया गया था और इस कारण से पंजाब में विद्रोह फैल गया था। तो रानी झिंदन को इस समय पेंशन दे दी गई। इन संधियों से अंग्रेज पंजाब के वास्तविक शासक बन गए। लाहौर में विशाल स्थायी सेना रखने से पंजाब में अब किसी प्रकार के विद्रोह की कोई आशंका नहीं रही, परंतु अब अंग्रेज पंजाब को शीघ्र अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहते थे और शीघ्र ही उन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ तथा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। डलहौजी जैसे ही भारत आता है, उसके बाद से उसने सीधे यह लक्ष्य निश्चित कर लिया था कि पंजाब को जल्दी से जल्दी अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया जाएगा। तो इस तरह से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सिखों की पराजय का सीधे तौर पर अगर कारण कहा जाए तो वह सिख सेनापतियों का जो विश्वासघात था, उसके कारण से उन्हें पराजित होना पड़ा था। नहीं तो सिख सेना शक्तिशाली थी। अंग्रेजों ने स्वयं अपने लेखों में यह स्वीकार किया था कि अब तक जितनी सेना के साथ भारत में संघर्ष हुआ था, इसमें से इस जाति को पराजित करना सबसे कठिन था, जबकि विश्वासघाती उनके साथ मिले हुए थे। उनकी सेना लगातार युद्ध से अलग हो रही थी और पूरी युद्ध की सिखों की योजना इन तक पहुंचा दी गई थी। पहले सिखों ने यह योजना बनाई थी कि पहले से शीघ्र आक्रमण फिरोजपुर पर किया जाएगा और उसके बाद गवर्नर जनरल पर सीधे आक्रमण कर दिया जाएगा। यदि इस तरह का आक्रमण कर दिया गया होता तो निश्चित रूप से सिख सैनिक सफल हो जाते, किंतु सेनापतियों के विश्वासघात के कारण जानबूझकर उन्होंने लेट करवाया, संपर्क किया। फिरोजपुर में जो सेना थी उससे अंग्रेज़ों से संपर्क किया। उन्होंने मना किया कि अभी सेना का आक्रमण न हो, क्योंकि उनकी युद्ध की तैयारी नहीं थी, और उसी के अनुरूप अंग्रेज़ों ने कार्यवाही की। जबकि
सिख सैनिक रुकते रहे। सीधा यदि आक्रमण उन्होंने कर दिया होता तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिल जाती। उस समय तक अंग्रेज़ों ने अच्छी तैयारी युद्ध की नहीं की हुई थी, किंतु ऐसा नहीं हो सका। और उसके बाद प्रत्येक युद्ध में 5 युद्ध हुए, हमने बताया आपको। पांचों युद्ध में लगातार विश्वासघात इन सेनापतियों के द्वारा, सिख सेनापतियों के द्वारा किया गया, जिस कारण से सिख सैनिक पराजित हुए थे और इस बात से वो परिचित भी हो गए थे। इस कारण उनमें आक्रोश था और उसी के कारण आगे चलकर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध घटित होता है। तो ये था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध।